Hello. So in the last class, I was just discussing about. Hmm, so Aisha, all right. Yeah, all right, correct. Uh, just before moment, I was discussing about that if additional charge dq is to be transferred against the potential difference V, which is already existing there between due to the having charge Q over it. So amount of work done in adding a small amount of charge dq, additional amount of charge dq is equal to V into dq. So value of V will be Q by C. So Q by C into dq and equal to du or dw. Now, after integrating, we can get the total amount of work done while giving the total charge from 0 to Q. Hello? Hello? Sir, Is there problem? No problem? Okay, तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम इस इक्वेशन को. तो टेकिंग 1/c आउटसाइड द इंटीग्रल एंड q इंटू डी क्यू पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा q स्क्वायर बाई 2. सो ओवरऑल रिजल्ट हमें मिलेगा u इक्वल टू हाफ q स्क्वायर बाई c. दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. और अगर आप चाहें तो q के बदले में c इंटू भी प्लेस कर सकते हैं. तो जैसे ही q के बदले में c इंटू भी प्लेस करते हैं तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा हाफ सी बी स्क्वायर. और आप चाहे तो c को एलिमिनेट भी कर सकते हैं. c के बदले में आप डाल सकते हैं q इंटू भी, तो आपका रिजल्ट ये हो जाएगा. सो ओवरऑल वी हैव 3 फॉर्मूला फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, और इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं. सो इसमें सब्सक्रिप्ट भी आप लगा सकते हैं UE. ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. अब एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं. तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी. अब जरा समझे, अभी तक हमने सीखा कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इज दिस मच. तो अब वॉल्यूम से डिवाइड कर दे इस एनर्जी को तो हमें एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगा. सो फार वी नो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज गिवन एज हाफ cv स्क्वायर, बट c इक्वल टू व्हाट? c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाय d. तो इसलिए, और v इक्वल टू क्या होगा? v इक्वल टू e इंटू d, क्योंकि वो फॉर्मूला इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर वाला फॉर्मूला अप्लाई यहाँ करेंगे. तो डी आर के बदले में डी यहाँ डाल देंगे. डी इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स and E is the electric field between the two plates and V is the potential difference between the two plates. So relation between electric field and potential is this one. So putting all this value in this equation, C का वैल्यू डाल दो और V का वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दो, तो आपका रिजल्ट आएगा ये. और आपके इस रिजल्ट में देखिए A इंटू डी यानी एरिया इंटू हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम. एरिया इंटू लेंथ और डिस्टेंस इक्वल टू वॉल्यूम. तो ये हो गया वॉल्यूम. सो दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर अंडर दिस वॉल्यूम A इंटू डी. तो हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम? तो A इंटू डी से डिवाइड कर दिए तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. दिस इज वॉल्यूम. दिस बिकम्स इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी. और इसको एनर्जी डेंसिटी को हमने पहले पढ़ाया था, इसको स्मॉल u से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर u बार ओवर u लिख दिया गया है. तो आगे देखिए, SI यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? जूल पर क्यूबिक मीटर. एनर्जी डेंसिटी इज जनरलाइज्ड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड और बिटवीन द रीजन ऑफ द प्लेट्स. Now energy stored in a series combination of capacitor. अब हम कहेंगे कि किस केस में एनर्जी ज्यादा स्टोर होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में? आपका आंसर क्या होना चाहिए? अगर 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, 3 को पैरेलल में, तो किसके सेम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो किस केस में ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा? आपका आंसर क्या होना चाहिए? जाहिर है कि आप कहोगे, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे कि डिफरेंट होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल वायलेट नहीं होगा. जब हम एनर्जी जितना दे रहे हैं उतना ही स्टोर होगा, चाहे वो सीरीज में हो या पैरेलल. तो ये ध्यान देना है कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम इज जस्ट इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स.
तो सीरीज और पैरेलल में दोनों में अगर हम देते हैं तो एनर्जी, टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम, but total energy stored in the combination is just equal to sum of energy stored in the individual capacitors. इसके बाद अब देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये देखिए इस सीरीज कॉम्बिनेशन में ये आ गया। अगर हम चाहें तो इस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर सकते हैं और ये हो जाएगा 1/CS. CS is the equivalent or effective capacitance of series combination. तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा एनर्जी आ गया 1/2 हाफ इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई CS, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल में है, पैरेलल में हमारा इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ये है। हेलो जी, बताया जाए। बात हुई लेकिन वो बोले कि हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि जाते नहीं है तो स्टाफ अभी है नहीं वहां। अभी जस्ट क्लास ले रहे हैं तो फिर बात करते हैं, ठीक है सर? ठीक, ओके। तो ये समझ में आ गई बात। तो ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो गया और एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ CV स्क्वायर। अब C के जगह पर हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस डाल देंगे C1 + C डॉट डॉट डॉट, ये हमें ये मिल गया। अब ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो हमें मिलेगा हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, क्योंकि पैरेलल में V सेम रह जाएगा, इसलिए एनर्जी हो गया U1 + U2 + डॉट डॉट UN। इट मींस पैरेलल में भी हम वही देखते हैं, इट इज जस्ट इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज जस्ट इक्वल टू सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। और इसमें भी देखिए U1 + U2, इसीलिए मैंने कहा था कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल एनर्जी स्टोर्ड विल रिमेन सेम, केवल कैपेसिटेंस सीरीज और पैरेलल में चेंज होगा। So total energy stored in parallel combination is just equal to sum of energy stored in individual capacitors. अब नेक्स्ट टॉपिक जो न्यू टॉपिक है जो आप नहीं पढ़ पाए थे, तो इसमें जरा देख लिया जाए कि लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन द टू कैपेसिटर्स पैरेलल। तो जरा ध्यान दीजिए कि एक कैपेसिटर को हम चार्ज कर देते हैं फुल चार्ज, अब उस कैपेसिटर को दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर देते हैं, तो चार्ज विल शिफ्ट फ्रॉम चार्ज कैपेसिटर टू अनचार्ज कैपेसिटर टिल बोथ द कैपेसिटर हैव इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। ऐसा करने से कुछ एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि जिस कनेक्टिंग वायर से चार्ज शेयर कर रहे हैं तो उस कनेक्टिंग वायर का कुछ अपना रेसिस्टेंस होगा, और इस रेसिस्टेंस की वजह से while charge is moving from first capacitor to second capacitor, then it get constitute into the current till it is moving. Therefore, due to resistance, some of energy get dissipated in the form of heat. और इसलिए कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। जब चार्ज कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं किसी दूसरे एम्प्टी और अनचार्ज्ड कैपेसिटर से, उस समय कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। So total charge after sharing, total charge before sharing. Charge conservation principle वहाँ follow होगा कि total charge over the two capacitor and before charging and after charging, अब before sharing and after sharing। अब जरा ध्यान दीजिए, एक कैपेसिटर को हम V वोल्टेज से चार्ज कर दिए तो उस पर चार्ज आ गया Q। अब बैटरी को हटा दिए, अब इस कैपेसिटर पर चार्ज Q है। अब इस कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C2 है उससे कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, चार्ज कैपेसिटर से चार्ज चला जाएगा अनचार्ज कैपेसिटर पर, लेकिन टोटल चार्ज नहीं जाएगा। केवल जब तक दोनों पर बराबर अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं हो जाता है तब तक चार्ज का शिफ्ट होता रहेगा, और चार्ज उसके कैपेसिटेंस के हिसाब से जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि चार्ज इज शेयर्ड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपेसिटेंस। सो लेट अस कंसीडर टू कैपेसिटर्स विद कैपेसिटेंस C1 एंड C2 कनेक्टेड इन पैरेलल। एक बात ध्यान रखना है कि पहले कैपेसिटर C1 को बैटरी से कनेक्ट करके इसको फुल चार्ज कर दिए। जब फुल चार्ज किए तो इस पर चार्ज आया Q1 या Q। अब बैटरी को हटा के इस कैपेसिटर को जो फुल चार्ज हो गया उसको एक अनचार्ज कैपेसिटर C2 से कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, चार्ज का शेयरिंग होगा। और सो चार्जेस Q1 एंड Q2
will appear over the two capacitor at any instant of time t, and potential difference across the two capacitor will be V1 and V2. ये हुआ after sharing of charge. So total charge before and after must remain same. That is Q1 plus Q2 must be equal to total charge supplied by the battery. ऐसी स्थिति में बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग कितना था? बिफोर चार्जिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया C1 प्लस C2. ये आफ्टर चार्जिंग है, क्योंकि जब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हमने तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? C1 प्लस C2 इक्विवेलेंट, और इनटू पोटेंशियल वही रहेगा तो इनटू V हो गया. ये हुआ आफ्टर चार्जिंग. अब बिफोर चार्जिंग, अब बिफोर शेयरिंग क्या है? तो एक पर चार्ज है C1 V1, दूसरे पर चार्ज है C2 V2, और ऐसा करने से क्या हो गया कि एक कॉमन पोटेंशियल दोनों पर निकल आया. दिस इज द कॉमन पोटेंशियल. जब हम कॉमन पोटेंशियल निकाल लिए हैं तो अब आगे क्या करेंगे? एनर्जी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज क्या होगा? U1 इक्वल टू क्या होगा? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर. और इसके बाद आफ्टर शेयरिंग क्या होगा? टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग इज हाफ C1 प्लस C2 इंटू V2 V स्क्वायर. अब V स्क्वायर का वैल्यू वहां से जो हमने निकाला था ये वैल्यू वहां प्लेस कर देंगे, V स्क्वायर का वैल्यू, तो हमें ये एनर्जी मिल गया. अब चेंज इन एनर्जी निकालना चाहते हैं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 हो गया तब हम कहेंगे कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. लेकिन और अगर दोनों का डिफरेंसेस 0 नहीं होके पॉजिटिव हो गया तो हम कहेंगे कि देयर इज गेन इन एनर्जी. लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को वायलेट करेगा. और अगर नेगेटिव आ गया तो हम कहेंगे कि देयर इज लॉस इन एनर्जी. तो जरा आप चेक आउट करते हैं कि ये बिफोर एंड आफ्टर. बिफोर वाले को UI कहेंगे, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड ऑन द टू कैपेसिटर्स, और ये हो गया फाइनल एनर्जी स्टोर्ड ओवर द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कैपेसिटर्स. तो हमारा डिफरेंस इन एनर्जी जो आएगा वो ये आएगा. और इससे स्पष्ट हो रहा है कि V1 माइनस V2 ये है. तो इफ V1 इज स्मॉलर देन V2 देन जाहिर है कि ये नेगेटिव आएगा. और जैसे ही नेगेटिव आया तो आप समझ लेंगे कि इनिशियल एनर्जी जो था वो ग्रेटर देन फाइनल एनर्जी. इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉस हुआ. Therefore, there is some loss of energy when two charge capacitors are connected together. ऐसे भी कह सकते हैं कि इनिशियल माइनस फाइनल इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है. इसका मतलब इनिशियल एनर्जी वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ द फाइनल एनर्जी. ऐसा कैसे हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल एनर्जी कुछ कम हो गया. तो कम हो गया तो कहाँ गया एनर्जी? दैट मींस एनर्जी वाज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो इसको कहते हैं लॉस ऑफ एनर्जी व्हाइल discharging a capacitor onto the other capacitor. So the loss of energy appears as heat and the wire connecting the two capacitor become hot. ये हो गया. अब दूसरा फैक्ट आपका है पोलराइजेशन पढ़ना है तो उससे पहले हमें पढ़ना होगा पोलर मॉलिक्यूल. इलेक्ट्रिक डायपोल हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नेगेटिव आयंस एंड पॉजिटिव आयंस कोई स्मॉल लेंथ से सेपरेटेड हो, जिसको लेंथ को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, है ना. बॉन्ड लेंथ आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग है इसको बॉन्ड लेंथ कहेंगे. बिकॉज ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन. सो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन between the hydrogen and oxygen will shift it towards the highly electronegative elements, that is oxygen. So hydrogen atom will appear partially positive and oxygen atom appear partially negative. So negative and positive separated by a bond length. That's why it constitutes electric dipole. So and dipole moment will be directed from negative to positive, that is from oxygen to hydrogen. And similarly for this hydrogen, and there will also be an electric dipole moment. So there are two dipole moment. Our dipole moment is a vector quantity. So one vector is directed in this one and one vector is directed in this one. And angle between these two vectors is also called bond angle for two bonds between the hydrogen and oxygen. And this bond angle is 105 degree.
105.9 डिग्री होता है, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट विल बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। अगर इधर P1 इधर है और P2 इधर है तो रिजल्टेंट इधर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि वाटर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल उसको कहते हैं जिसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल, और इसलिए वाटर को हम पोलर सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल डज नॉट हैव सिमेट्रिकल शेप, क्योंकि सिमेट्रिकल शेप नहीं होता है इसलिए उसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। अगर सिमेट्रिकल होगा तो उसका नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल पोलर मॉलिक्यूल का क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव एक बॉन्ड लेंथ से सेपरेट होगा, इसको परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल है और अमोनिया भी परमानेंट मॉलिक्यूल, इसमें भी परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा, इसलिए इट इज आल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल। फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी यस, कार्बन डाइऑक्साइड भी पोलर मॉलिक्यूल है। अल्कोहल ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए इसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है और ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। इसीलिए हम अल्कोहल को भी क्लीनिंग पर्पस से यूज करते हैं, अल्कोहल भी पोलर है। अब आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर मॉलिक्यूल। जबकि हमने बताया था कि पोलर मॉलिक्यूल में परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास नहीं अप्लाई किया गया, इन द रीजन वेयर पोलर मॉलिक्यूल इज देयर, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, then dipole moment or molecular dipole moment are randomly oriented in zigzag way such that net dipole moment over the bulk of all over the bulk of the substance is 0, क्योंकि vector है dipole moment और randomly oriented है, so their vector sum becomes 0. लेकिन as soon as we apply external electric field, then the molecular dipole moment get aligned in a fixed direction in the direction of external electric field, therefore their vector sum is not 0 and then becomes non-zero. In that case we say that substance get electrically polarized and phenomenon itself is called polarization. तो अब जरा इस फिगर को समझिए और इसको समझिए। यहाँ क्या है, in absence of external electric field the permanent dipole of the molecule orient in random direction and hence net vector sum of the dipole moment becomes 0. और इस केस में इसको कहेंगे unpolarized, it behaves as unpolarized or behaves as a dielectrics. Now in this case when external electric field is applied, then orientation of the molecular dipole moment get aligned in the direction of electric field. That's why net dipole moment is non-zero. And so in this case dipole or the substance is said to be polarized or dipole moment is said to be induced, और इसको हम induced dipole moment कहते हैं। complete alignment is not possible due to the thermal agitation, क्योंकि टेम्परेचर को कम करेंगे तो 100% alignment होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। अभी तक पोलर मॉलिक्यूल की बात किया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा, जिस मॉलिक्यूल में कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल इन व्हिच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड टुगेदर इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। चूंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कोइंसाइड कर रहा है, it means bond length, it means dipole length is 0 and hence dipole moment is 0, and such molecules are called non-polar molecule. तो homogeneous molecule को हम कहेंगे non-polar molecule, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब। जैसे नाइट्रोजन में क्या है, दोनों इक्वल अमाउंट में नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, इसलिए ये नॉन पोलर होगा। फिर मीथेन नॉन पोलर होगा, ऑक्सीजन नॉन पोलर होगा, बेंजीन नॉन पोलर होगा, इटिशि। अब है कि नॉन पोलर सब्सटेंस मेड अप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या असर होता है। ये देखिए, जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया गया है, इन दैट केस सेंटर ऑफ
negative charge and positive charge coincide together, therefore net dipole moment is zero in absence of external electric field. जो कि पोलर मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसा ही हो रहा था. फर्क इतना था कि वहां रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से हो रहा था, यहाँ रैंडम ओरिएंटेशन बल्कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर ही कोइंसाइड कर रहा होगा, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा. लेकिन as soon as external electric field is applied, then what happens? Then center of mass of negative and positive charge gets separated. Positive charge move in the direction of electric field and negative charge moves in opposite direction of electric field. Therefore, the center of mass of negative and positive gets separated, constituting or inducing net dipole moment in the bulk of the substance, and in such case dipole moment get induced. तो इससे हमने ये सीखा कि whether molecule is polar or non-polar, in both the case after applying external electric field, dipole moment will get induced in the bulk of the substance. So due to the separation of effective center of positive and negative charge, dipole moment get induced. अब जरा हमको समझना है डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक को ब्रीफ डिस्कशन कर देते हैं. पहले भी हमने कहा था कि जनरली नॉन कंडक्टिंग मीडियम और इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स. Precisely, the non-conducting material in which induced charges are produced on their faces on the application of external electric field are called dielectrics. ये ध्यान रखना होगा. Precisely, non-conducting material in which induced charges are produced on their faces on the application of electric field are called dielectrics. हम ये भी कह सकते हैं dielectrics are those substances having permanent electric dipole moment over it. जरा ध्यान देना है dielectrics में कौन कौन सा आएगा. एयर, हाइड्रोजन, ग्लास, माइका, पैराफिन्स, वैक्स एंड ट्रांसफॉर्मर ऑयल. आप ध्यान रखिए ट्रांसफॉर्मर ऑयल जो बनाया जाता है, ट्रांसफॉर्मर में जो ऑयल डालते हैं वो डाइलेक्ट्रिक्स होता है. और डाइलेक्ट्रिक्स का काम क्या है वो अभी डिस्कस करेंगे. अब हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. अभी तक हम पढ़े थे दो तरह का सब्सटेंस, एक पोलर substance, एक non-polar substance. Polar substance are made up of polar molecule. Polar molecule means क्या? A molecule having permanent electric dipole moment. A non-polar molecule का मतलब a molecule having zero dipole moment, that is no permanent dipole moment in it. Temporarily, a dipole moment appears over non-polar substance due to the external electric field, due to the induced of dipole moment. तो पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस हमने पढ़ा है. अब जरा हम पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक. फिर हमने पढ़ लिया कि डाइलेक्ट्रिक्स आर द सब्सटेंस और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इन व्हिच चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन देयर फेसेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक ड्यू टू इंडक्शन. अब पोलराइजेशन क्या होता है ये ध्यान देना है. पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स व्हेन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, यानी डाइलेक्ट्रिक्स को भी दो पार्ट में बांट देते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. So non-polar dielectric slab is subjected to an external electric field, then dipole moments get induced in the bulk of non-polar dielectrics, and equal and opposite charge appears over the two face of the dielectrics. Look at. So this is a try to understand. Just I show you. ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट, और ये है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. ऐसा होने से क्या हो गया कि सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज गेट सेपरेटेड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. और ऐसा करने से क्या होगा, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर, इसलिए इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल पर यहाँ पर नेगेटिव अपीयर हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव अपीयर हो रहा है. इसलिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल करता हुआ अपीयर होता है. ये भी कैंसिल कर दिया, 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 ये भी कैंसिल कर दिया. तो लिविंग हियर नेगेटिव, लिविंग हियर नेगेटिव, इस एज पर नेगेटिव अपीयर होगा. उसी तरह से
ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो इसलिए डॉट डॉट लाइन जो देख रहे हो इसमें टोटल चार्ज 0 होगा। सो ओनली इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विल अपीयर ओवर द टू फेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स, and this induced charge constitutes or induces an electric field inside the dielectrics that is opposite to the external electric field. क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स अंदर में देखें तो यहाँ पर प्लस 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 और यहाँ पर माइनस 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 माइनस, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फ्रॉम प्लस टू माइनस यानी इस डायरेक्शन में होगा, जबकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेसर, क्योंकि इनसाइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक उसके अपोजिट में है, इसलिए उस दोनों का डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। सो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आर डायरेक्टेड इन अपोजिट टू ईच अदर। Therefore, net electric field inside the dielectric is given as En equal to E0 minus EP. EP for polarization. So E0 is the applied electric field or external electric field, and EP is the induced electric field in the dielectrics. ये केवल dielectrics है, ये जो बाउंड्री देख रहे हो उसके अंदर का केस है, और ये एक्सटर्नल प्लेट है जिस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्लैब को जब हम बाहर निकाल देते हैं पैरेलल प्लेट के बीच से, तब उस पैरेलल प्लेट के बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो कितना होगा, इक्वल टू E0 के बराबर। लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक हम उसमें इंसर्ट कर देते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है। कितना से घट जाएगा, E0 माइनस EP। ये EP हो गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज जस्ट इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। इसलिए E0 डिवाइडेड बाय En का वैल्यू ये है, ये वैल्यू जब हम यहाँ प्लेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका मतलब इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मोर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स। अब है पोलराइजेशन वेक्टर, जरा ध्यान देना है। पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है कि अभी तक हमने सीखा है कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, then dipole moment get induced in the dielectrics. So net dipole moment developed in the dielectrics per unit volume is called polarization vector. So polarization vector measure the degree of polarization of dielectrics, and it is defined as the net dipole moment developed or induced in the bulk of dielectrics per unit volume. That is called polarized dielectrics, and net dipole moment developed per unit volume is called polarization vector or polarizing vector. अब अगर स्मॉल स्केल पर जाके ऑब्जर्व करें, एक एक एटम और मॉलिक्यूल को देखें, if n is the number of atom or molecules per unit volume of dielectrics, unit volume में n atoms or molecules है, then polarization vector will be given as capital P equal to n times the small p। इसका मतलब small p हो गया atomic dipole moment और molecular dipole moment। तो अगर किसी यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स है, molecular dipole molecules, तो टोटल डाइपोल कितना हो जाएगा, n into small p। और कैपिटल P बता रहा है नेट डाइपोल मोमेंट, स्मॉल p बता रहा है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट। ऐसा यूनिट ऑफ पोलराइजिंग वेक्टर क्या हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि पहले ही हमने बताया था कि डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम मीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब में एक मीटर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को भी समझना है। Dielectric strength is basically defined as the maximum value of electric field intensity that can be applied to the dielectric without its electric breakdown.
यानी कि डाइलेक्ट्रिक जिस बॉन्ड से बंधा हुआ है, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते चले जाए तो वो एक ऐसे स्टेज आएगा जब वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड to the dielectrics that can molecular bond of the dielectrics can withstand that electric field. So that means there will not be a breakdown of bond. This is called dielectric strength, and its SI unit is volt per meter, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है वोल्ट पर मीटर, और इट्स प्रैक्टिकल यूनिट इज किलो वोल्ट पर mm. और ये देखिए वैक्यूम का होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन्फिनिटी, यानी वैक्यूम में इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एयर का होता है 0.821। हेलो, हाँ अभी जस्ट 12th का ले रहा हूं, जस्ट उसको ओवर करके तो फिर तुम लोग को लेता हूं। ओके, जस्ट इसको ओवर कर देता हूं। ओके, ये अब समझ गए हो कि नहीं? इसके बाद आपका है ये सभी लिस्ट दिया हुआ है, इसको मैं सेंड कर दूंगा, वहां देख लेना है। अब आपका है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये ध्यान देना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अभी तक हम पढ़े थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट, inversely proportional to separation of the plate and directly proportional to electrical permittivity between the two plates. क्या अभी कोई कहीं क्लास है क्या जी? नो सर, टाइम लिमिट लिखा रहा है। टाइम दिखा रहा है क्या? एंड? यस सर। हाँ ठीक है, अब रनिंग है, जब तक चल रहा है चलने दो, और उसके बाद इसको ओवर कर देते हैं। ये लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। ओके, ये सर बायो क्लास लगे हुए। हाँ बायो क्लास अभी है। ओके, तो जस्ट मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यानी कि याद रखो कल की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे, और 3 टॉपिक 4 टॉपिक है जिसको देने के बाद खत्म कर देंगे। हाँ 2 टॉपिक और बचा है, बस खत्म हो जाएगा। ओके ओके, तो आज का क्लास हम स्टॉप कर रहे हैं। ऑल राइट, ओके सर।